फॉर्मुलेशन के अंडर जो सब टॉपिक्स आ रहे थे वो सारे हमने स्टडी किए। इसके बाद इस चैप्टर का सब टॉपिक, मेन सब टॉपिक नंबर 2 जो कि है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का ब्रीफ व्यू मैंने आपको पहले ही दे दिया था, यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का फ्यूजन, यानी स्पर्म के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है उसका फ्यूजन ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग सेल से होने की प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच हो। तो इसको समझने के लिए एक स्टोरी बेस लेते हैं। जैसे किसी को बहुत तेज भूख लगी है और खाना कहाँ बन रहा होता है, किचन में, और किचन में जब खाना बनता है तो उसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर आप किचन की ओर जाते हो और उसकी वजह से भूख इनिशिएट होती है। वैसे ही पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आता है तो ओव्यूल उसको कुछ सिग्नल भेजता है जिसकी वजह से वो वहीं रुका रहता है और फिर उसके अंदर से पॉलन ट्यूब ग्रो होने लगती है। जैसे खाने की स्मेल के पीछे पीछे हम जाते हैं, वैसे ही पॉलन ट्यूब उस केमिकल साइन के पीछे 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 अंदर तक आएगा। ये सेम एनालॉजी पे रिपीट होने वाली है ये प्रोसेस। तो हम देखते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट अंकल थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्ग। इन्होंने स्टडी किया था किस प्लांट में, लिलियम। अब ये जो इनका नाम है और ये जो मैं आपको प्लांट बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब छोटे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन, उनमें ऑप्शन में यही मेंशन होता है। तो अगर अपने को ये आइडिया नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रासबर्गर अंकल और इन्होंने किस प्लांट पे किया था, लिलियम प्लांट पे ये काम किया था। कौन थे ये, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन स्टडी करने वाला अंकल थे। अब जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये फर्टिलाइजेशन के अंदर स्टडी करने वाला टॉपिक है, या इस टॉपिक के अंदर हम फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको सिंपल एनालॉजी बताई, जहाँ खाने की खुशबू वहाँ पीछे पीछे हम, वैसे ही पॉलन ग्रेन कहाँ होगा, स्टिग्मा के अंदर, और पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी, स्टिग्मा जैसे जैसे उसको सिग्नल दे के लेके जाएगी ना, वैसे वैसे। तो देखिए, तो पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो हमें जैसे खाने की सुगंध के रूप में सिग्नल मिलते हैं। इसके लिए सिग्नल देने का काम कौन करता है, कुछ केमिकल यहाँ पर मिलता है। अब सिग्नल दे रहे तो इसको बीच में पानी वानी में मिलाना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए खाने के लिए, वो पानी वानी का काम करता है कौन, यहाँ पे फैट, शुगर और रेजिन नाम के सब्सटेंस होते हैं जो इस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलने में हेल्प करते हैं। तो स्टिग्मा पर प्रेजेंट ये सारे सब्सटेंस की वजह से पॉलन ट्यूब ग्रो होती है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो जाता है। अब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिरने के बाद जैसे आप घर के अंदर एंटर हुए और किचन तक जाने तक का समय, वो जनरेशन टाइम हो गया ना कि अब यहाँ से यहाँ जाने के बाद ही आपको खाना मिलेगा। तो जब आपको स्मेल मिली तब से लेकर किचन तक एंटर करने वाला समय जो टाइम पीरियड था, वो वाला टाइम पीरियड यहाँ पे क्या कहलाता है, जनरेशन टाइम। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे हो गया, जब समझो ये स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन मिला और इससे ट्यूब निकलने तक की प्रोसेस, ट्यूब निकलने तक की प्रोसेस, क्या प्रोसेस के जो टाइम लगा वो टाइम क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। यानी यहाँ के बैठा है, इसने खुशबू को ग्रहण किया, उतना टाइम है जर्मिनेशन टाइम। खुशबू ग्रहण करने के बाद तो इससे ट्यूब निकल के चलने लगेगी। तो ट्यूब निकलने की बात कर रही हूँ, जनरेशन टाइम, ट्यूब बनने की प्रोसेस, उस टाइम को क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, कई बार अपन ने पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसमें बहुत सारे जर्म पोर्स हैं। ऐसे स्ट्रक्चर थी, ये इंडाइन थी और इसके बाहर ये जर्म और ये एक्साइन थी। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको 4 जर्म पोर खाली दिए, राइट। ऐसे ही पॉलन ट्यूब पर बहुत सारे जर्म पोर होते हैं। जैसे किचन तक जाने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, उस रूम से भी जा सकती हूँ, हॉल से भी जा सकती हूँ, राइट। वैसे ही अगर एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलेगी, यानी एक ही वो रास्ता चूज करेगी पॉलन ट्यूब, तो उस एक पॉलन ट्यूब को क्या कहेंगे, मोनोसाइफनस। अब ये साइफनस क्या होता है, इंग्लिश में जो नली जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ट्यूब जैसी, उसे साइफन कहते हैं। तो एक है इसलिए मोनो और साइफन यानी ट्यूब, तो एक ट्यूब के लिए हो गया मोनोसाइफनस।
ये क्या हो गया, एक नली थी। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, एक नली। फिर अगर एक पॉलन ग्रेन से बहुत सारी पॉलन ट्यूब निकल रही है, जैसे एक साथ बहुत सारे जन की और जा रहे हैं, इस रास्ते से भी इस रास्ते से भी, तो ये तो बहुत सारे लोग हो गए ना। तो ये क्या होगा, पॉलीसाइफनस। पॉली मतलब बहुत सारे और साइफन मतलब ट्यूब, तो बहुत सारी ट्यूब्स आ रही है, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीसाइफनस। अब इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स। अब क्या होता है कि आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ओके, और घर पे सिर्फ एक ही जन के लिए, या आप कहीं पे गए हो वहाँ पे सिर्फ एक ही जन के लिए खाना है, तो खाना सबसे पहले किसको मिलेगा, जो सबसे पहले खाने तक पहुँचेगा, है ना। खाना उसी को मिलने वाला है जो सबसे पहले खाने तक पहुँचेगा। या आप किसी फंक्शन में हो और आप सब फ्रेंड्स लेट पहुँचो और लास्ट का एक प्लेट बचा है और सबको उसमें से खाना है, लेकिन सबसे पहले जो पहुंचेगा वही खाना स्टार्ट करेगा ना, तो सबसे ज्यादा फूड मटेरियल और सबसे ज्यादा वही खाना खाएगा, यानी जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर कि ओनली वन पॉलन ट्यूब इज फंक्शनल लेडी, यानी जो बहुत सारी पॉलन ट्यूब निकलेगी उसमें जो सबसे पहले निकली और जो सबसे ज्यादा आगे तक पहुंची वो अकेली ही फंक्शनल रहेगी, उसी के अंदर मेल गैमेटोफाइट होगा और वही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाएगी। तो ये प्रोसेस काफी इजी थी, राइट, समझ में आ गई। दोबारा रिपीट करते हैं, चलो। कौन थे वो अंकल जिन्होंने सबसे पहले फर्टिलाइजेशन स्टडी किया, स्ट्रासबर्ग। किस पौधे में किया, लिलियम प्लांट। फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम स्टडी कैसे करते हैं, जो पॉलन ग्रेन है उसके स्टिग्मा तक आना और उससे पॉलन ट्यूब का ग्रो करना। अब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आएगा, वहां बैठे बैठे उससे जब पहली पॉलन ट्यूब निकलेगी, वो जो टाइम होगा वहां पे बैठने के बाद और उससे पॉलन ट्यूब निकलने तक का समय जनरेशन टाइम कहलाता है। और पॉलन ट्यूब को जाने के लिए एनर्जी कौन देता है, स्टिग्मा के अंदर प्रेजेंट फैट, शुगर और रेजिन। अगर एक पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब निकलती है तो उसे हम कहते हैं मोनोसाइटस। अगर एक पॉलन ग्रेन से बहुत सारी पॉलन ट्यूब निकलती है तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइटस। इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिटेसी और मालवेसी फैमिली। और फंक्शनल कितने पॉलन ट्यूब रहेंगे, सिर्फ एक। बहुत सारे निकल तो रहे हैं लेकिन जो असली काम करेगा फर्टिलाइजेशन का वो सिर्फ एक होगा। तो ये आगे की प्रोसेस देखिए कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कैसे होती है, किस पर डिपेंड करती है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल पे, यानी ये जो स्टाइल है ना, इस वर्तिका स्टिग्मा वाला पोर्शन क्या होता है, ऊपर वाला, और ये जो लंबा वाला पोर्शन होता है, जो लॉन्ग स्टिक लाइक पोर्शन होता है वो होता है स्टाइल। और दोबारा बनाते हैं, देखिए यहाँ पे अब ये वाला रास्ता तय करना होगा ना पॉलन ट्यूब को, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, रास्ते पे। अब आपको कहीं जाना है, जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर, सॉरी यहाँ से 1 घंटा दूर आपको फतेहपुर जाना है। पहले फतेहपुर का रास्ता बहुत खराब था, अब इसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता था कई बार। अब हाईवे बनने से क्या हो गया, रास्ता एकदम स्मूथ हो गया, आप 30 मिनट में भी पहुंच सकते हो। तो वही मैटर है यहाँ पे भी कि रास्ता जितना बेटर होगा, जितना अच्छा होगा, पॉलन ट्यूब उतना फटाफट ग्रो करेगी। और रास्ता जितना खराब यानी स्टाइल के अंदर कोई दिक्कत है तो पॉलन ट्यूब उतना ही स्लो काम करेगी या नहीं भी कर सकती है। तो किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल पर। फिर क्या है, लिलियम एंड राइट्स। ये क्या है, 2 पौधे हैं, इनके अंदर पॉलन ट्यूब ग्रो कैसे होती है। ये लिलियम और राइट जो पौधा है ना, उसके अंदर की जो ये स्टाइल होती है ना, ये खोखली होती है, अंदर से खाली। खाली मतलब खोखली, जैसे इस मार्कर की रिफिल वाली स्पेस होती है, खाली होती है, राइट। और फिर उसके अंदर रिफिल होता है, जैसे हम सिंपल पेन देखते हैं, रिफिल के बिना पेन तो खोखली होती है ना, जब उसके अंदर रिफिल डालते हैं तब पेन भरी हुई होती है, तो वो खोखला स्पेस होता है। अब क्योंकि ये प्लांट है तो खोखला स्पेस भी खाली नहीं रहता है यहाँ पे उस खाली स्पेस में क्या बना होता है, कुछ श्लेष्मीय पदार्थ है, कुछ स्टिकी सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, लिलियम्स एंड राइट्स हॉलो स्टाइल होती है, यहाँ पर क्या फिल्ड विद म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, कुछ चिपचिपे श्लेष्म पदार्थ से भरी होती है। अब ये पदार्थ भरा है तो इसको कुछ ना कुछ तो काम होगा। ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन देता है पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए, विच इंड्यूसेस
ग्रोथ, जो ग्रोथ को बढ़ाएगा। अब खाली ट्यूब है, जैसे पाइप होता है अपना, खाली होता है, पानी बहता है तो उसके अंदर रास्ता साफ है और पानी की मदद से फ्लो भी इजीली होता है। वैसे ही यहाँ पे ये क्या करती है, पोषण देती रहती है, ग्रोथ को बढ़ाती रहती है। ठीक है, ये तो था इसका। अब बाकी में कैसा होता है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स में ना रास्ता ऐसे खाली नहीं होता, खोखला नहीं होता, वहां पे अच्छा खासा सॉलिड मास बना होता है, बहुत सारे टिश्यूज भरे होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ ये बीच वाले टिश्यू में ना, बीच वाले टिश्यू में पेक्टिनेज एंजाइम होता है। पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, अच्छा खासा वो एंजाइम क्या करता है, उन टिश्यूज की वॉल्स को डिग्रेड कर देता है, वॉल्स को, सिर्फ सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल पेक्टिन की बनी हुई होती है, तो सेल वॉल हट जाती है ना, तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को पार करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रास्ता एकदम इजीली तय कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो बीच की सेल्स है ना, सेंट्रल सेल्स, ये जो बीच वाले है, पोलन ट्यूब बीच वाले रास्ते से ही आएगी, बीच वाला रास्ता ही आएगा। अब आप रोड पे चल रहे हो और रोड अच्छी खासी खाली है, तो आप यही देखोगे ना कि आराम से मैं बीच में चलाऊँ, साइड में क्यों चलाओगे आप, राइट। तो ये बीच वाले रास्ते से एंटर करती है और बीच में ही मूवमेंट करती है। तो सेंट्रल वाले टिश्यू में ना, यहाँ पे पूरा टिश्यू होता है बहुत सारा, अब सेंट्रल वाले टिश्यू में पेक्टिनेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है, यहाँ की सेल वॉल को थोड़ा थोड़ा डिग्रेड कर देता है, जिसकी मदद से ट्यूब क्या करती है, इजीली अंदर तक आ जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि दो पौधे, इस पॉइंट को पहले रीड कर लेते हैं। क्या है, मेनली स्टाइल सॉलिड फ्रॉम मिडिल, मेनली जो स्टाइल होती है, ये जो वर्तिका का पोर्शन होता है, सॉलिड होती है बीच में। सेंट्रल टिश्यू यानी यहाँ बीच वाले भाग में जो टिश्यू प्रेजेंट है, कंसिस्ट ऑफ पेक्टिनेज एंजाइम, यहाँ पर पेक्टिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। अब यहाँ पर ऑइनोथीरा और पिटूनिया प्लांट में क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होती है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में से ग्रो करती है। अब ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में से ग्रो करती है का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये बना के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे ऐसे 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 बहुत सारी सेल्स अरेंज है, ठीक है। अब इन सेल्स के बीच में आपको जो खाली जगह दिख रही है, मैं दूसरे पेन से रास्ता बनाती हूँ, अब पॉलन ट्यूब यहाँ से ग्रो करे, और ये जो खाली रास्ता आ रहा है ना सेल्स के बीच में से, ऐसे 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 ऐसे, सेल के अंदर नहीं घुसेगी, इनके आजू बाजू में जो खाली स्पेस होगा ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें से मूव करेगी। एग्जाम्पल कौन है, पिटूनिया और ऑइनोथीरा प्लांट, ऑइनोथीरा और पिटूनिया प्लांट। फिर ग्रोथ ऑलवेज टुवर्ड्स ओवरी, यानी ये जो ग्रोथ होती है ना, ये जो रास्ता ये तय करती है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाती, ये सीधी नीचे की तरफ जो ओवरी प्रेजेंट होती है ना, वहां तक आती है। अब ये पॉसिबल कैसे है ना, तो इसके लिए मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई थी ना कि खुशबू के पीछे पीछे अपन चलते हैं, वैसा ही यहाँ पर होता है। अंदर क्या होता है, ओवरी कुछ केमिकल भेजती रहती है लगातार, जो क्या कराती है, जो पॉलन ट्यूब को रास्ता बताती है, हाँ इस केमिकल के पीछे पीछे आना। जैसे आपने सुना होगा चींटियां है ना, एक के पीछे एक क्यों चलती है, क्योंकि वो पीछे से कुछ हार्मोन रिलीज करती जाती है और दूसरी चींटी उसी हार्मोन की स्मेल की वजह से उसके पीछे पीछे चलती है। सेम टू सेम वैसी प्रोसेस होती है कि ये यहाँ से कुछ केमिकल भेजेगी और उस केमिकल के पीछे पीछे, उस केमिकल का पीछा करते करते पॉलन ट्यूब सीधी ओवरी तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये प्रोसेस कैसी कहलाती है, कीमोट्रॉपिक। कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल, ट्रॉपिक मतलब थ्रू, यानी केमिकल के थ्रू हो रही है ये प्रोसेस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक प्रोसेस। इजी था ये प्रोसेस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब एंटर कहाँ से होती है ओवरी में। हमने ओवरी की इतनी बड़ी सारी स्ट्रक्चर देखी थी, याद होगी आपको। अब हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब एंटर कहाँ से हो रही है ओवरी में। अभी हमने जो प्रोसेस देखी थी उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ स्टाइल, यानी जिस रोड पे आप चल रहे हो वो उतना चलना किस पे डिपेंड करेगा कि रोड कितनी लंबी है।
यानी किचन तक जाने का रास्ता जितना लंबा होगा आपका चलने का दूरी भी उतना ही होगा, यानी कि जितनी लंबी स्टाइल उतनी लंबी पॉलन ट्यूब बनेगी। इसका एग्जांपल है मेज प्लांट में 450 मिलीमीटर लेंथ की पॉलन ट्यूब बनती है। तो इसके बाद में मैंने आपको क्या कहा था कि अब हम ये स्टडी करेंगे कि पॉलन ट्यूब ओवरी वाले पार्ट में एंटर कैसे करते हैं, यानी एम्ब्रियो सैक वाला जो रीजन होता है वहां पर एंटर कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये एंट्री 3 टाइप से होती है। एक तो सबसे कॉमन वाली जो क्या था, दोनों इंटेगुमेंट्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, ये वाला पोर्शन, ये दोनों इंटेगुमेंट्स है, इनके बीच वाले स्पेस से अगर ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो ये कहलाता है पोरोगेमी। मोस्टली इन ऑल टाइप्स, ऑल प्लांट्स, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स। कहां से? माइक्रोपाइल वाला रीजन, क्योंकि ये वाली जो जगह थी इसको हम माइक्रोपाइल बोल रहे थे ना, माइक्रोपाइल वाले रीजन से ये एंटर होती है। सेकेंड वाला टाइप क्या होता है कि इससे ठीक ऑपोजिट, जो ये मोटा वाला पार्ट है ना, ये पूरा भाग क्या कहला रहा था, शैलजा कहला रहा था, यानी भाग कह रहे थे हिंदी में इसको। तो इस पार्ट से जब एंटर करते हैं तो इसे कहते हैं चेलेजोगेमी। क्या कहते हैं? चेलेजोगेमी बाय शैलजा। एग्जांपल है कैजुराइना प्लांट। देखिए मैंने आपको यहाँ पर ट्यूब बना के दिखाई, ये ट्यूब एंटर हुई है शैलजा पार्ट से, फिर यहाँ से ये बीजांडकाई में एंटर कर जाती है। कहाँ एंटर करेंगे? इस वाले पार्ट में, बीजांडकाई यानी न्यूसेलस वाले पार्ट में एंटर। इंटेगुमेंट में नहीं रहते, न्यूसेलस वाले पार्ट में एंटर कर जाते हैं, फिर यहाँ से अंदर आकर एग सेल के पास जाते हैं। थर्ड और जो लास्ट वाला टाइप है वो क्या होता है कि बीच में कहीं इंटेगुमेंट को देखते ही अंदर घुस जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मीजोगेमी, मिडिल ऑफ इंटेगुमेंट। एग्जांपल है कुकुरबिटा प्लांट। देखिए यहाँ से आई और बीच में से एंटर कर गई, इंटेगुमेंट को चीरते हुए न्यूसेलस में एंटर की और फिर यहाँ से एग सेल तक पहुंच जाएगी। तो ये थे 3 टाइप्स के। अब यहाँ पर तो एंट्री हो गई, यानी ये ओव्यूल वाले रीजन में तो एंटर कर गई। इस बीच वाला ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जिसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट सेल्स है, देखिए मैं आपको ब्लैक पेन से बना के दिखाती हूँ। ये जो बीच वाला रीजन है जिसे हम हमारा एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को तो हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या है? ये वाला पार्ट न्यूसेलस, जिसके अंदर हमारा फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो वाली जगह क्या कहलाती है? पूरी एम्ब्रियो सैक, राइट? तो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब ये एंट्री भी ना 3 टाइप से हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एम्ब्रियो सैक के डायग्राम बनाया। इस बार जो ऊपर सेल बनाएंगे ना, ये सेंटर वाली है एग सेल। ये जो पोर्शन था ना, मैंने इसको उल्टा करके बना दिया ताकि आपको इजीली में समझा पाऊँ। ये नीचे की तरफ जो है ना, ये एंटीपोडल या प्रतिध्रुवी कोशिका है, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो पास वाली है इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स। तो पहला तरीका क्या हुआ कि जो पॉलन ट्यूब है वो एग सेल और सिनर्जिड के बीच में से एंटर करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे बीच में से एंटर होगी, ये बीच में एग सेल है, ये बाजू में सिनर्जिड है, इनके बीच में से एंटर होके यहाँ से फिर एंटर कर देगी। एक होता है कि ये जो सिनर्जिड है यहाँ पर, और ये एंटर कैसे करती है? ये जो वॉल है ना, ये जो वॉल है, दीवार है एम्ब्रियो सैक की, उसके बीच में से आती है, फिर सिनर्जिड में आती है, फिर यहाँ आती है। तो देखिए पहला टाइप क्या था? बिटवीन एग सेल एंड सिनर्जिड, ये आपने देखा। अब दूसरा टाइप है बिटवीन वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड सिनर्जिड। तो ये कहां से हुई? देखिए मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। ये सिनर्जिड है, ये जो रेड पेन से मैंने अभी बनाया सिनर्जिड। अब ये दीवार है इसकी, और पॉलन ट्यूब कहां से? दीवार के पास सिनर्जिड से सटी हुई अंदर आती है। ठीक है। लास्ट टाइप वाला क्या है? बाय सिनर्जिड। सिनर्जिड को फाड़ती हुई, यानी जो सहायक कोशिका है उसको चीरती हुई अंदर आई। ये देखिए आप, ये यहाँ से इसके बीच में से एंटर कर गई, ये पॉलन ट्यूब आई और इसके बीच में से एंटर कर गई, इस टाइप से एंटर कर गई। अब ये एंटर तो कर गई, एंटर करने के बाद इसका मेन पार्ट क्या होता है? ये जो हमारी पॉलन ट्यूब है, इसके अंदर ये जो 2 मेल गैमेट होते हैं ना, इनमें से एक गैमेट का एग सेल तक पहुंचना और दूसरे का यहाँ तक सेकेंडरी न्यूक्लियस तक पहुंचना, जो बीच में जो सेंट्रल सेल है वहां तक पहुंचना। तो ये प्रोसेस कैसे होती है? 4 स्टेप्स में टोटली स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो स्टार्ट करें। पहला क्या है?
क्या होता है, पॉलन ट्यूब की एंट्री से पहले यानी पॉलन ट्यूब जब यहाँ होती है इसके आसपास से ये इनमें से एक सिनर्जिड नष्ट होता है। ये डायग्राम आपको समझाती हूँ क्या है। ये आप देखिए, सेंटर की जो बड़ी सेल है ये सेल है एग सेल, और ये जो पास वाली सेल है ये दोनों सेल है सिनर्जिड। यहाँ पे मैंने आपको दोनों सिनर्जिड आगे की ओर दिखाई है, और ये पीछे की ओर जो प्रेजेंट है ये वाली है अपनी एग सेल, और ये जो आगे नजर आती है ये दोनों है हमारी सिनर्जिड्स। तो इन सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, एक ब्रश जैसा अपैरेटस होता है जो रास्ता दिखाने का काम करता है। यह देखिए ये ब्रश जैसा, ये वाली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो और ब्रश टाइप स्ट्रक्चर में से एंटर होते हो, जैसे आपकी जो पेंटिंग ब्रश होती है उसके साइड में से आप उंगली दिखाते हो तो ब्रश को साइड करते हुए अंदर से एंटर करते हैं ना, तो ब्रश एक तरह से रास्ता क्रिएट करती है। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस भी क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा कि अब अंदर तो तू आ गया है, अंदर तुझे ऐसे मूव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो क्या बोला मैंने आपको कि एक सिनर्जिड डीजेनरेट हो जाएगा। अब सिनर्जिड की सेल तो डीजेनरेट हो जाएगी, पर इसका फिलीफॉर्म अपैरेटस होना शुरू होते तो कुछ स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहते हैं, यानी पॉलन ट्यूब में आने से पहले ही एक सिनर्जिड धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, यानी एक मरने लग जाती है, एक सेल मरने। तो दूसरा सिनर्जिड प्रेजेंट है वो एंट्री में हेल्प करेगा, और ये जो डीजेनरेट हो रहा है वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से हुआ नहीं। रिमेंबर, अब देखिए एंट्री मेनली बिटवीन टू सिनर्जिड्स। एंट्री कहाँ से होती है, मेनली दो सिनर्जिड्स के बीच में से, यानी यहाँ पे मैंने आपको दो सिनर्जिड दिखा है तो इनके बीच में से ये एंट्री होगी। फिर देखिए फर्दर डायरेक्टेड बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस, इससे आगे पॉलन ट्यूब को रास्ता, अब यहाँ से तो ये एंटर कर लिया, इससे आगे पॉलन ट्यूब को यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है, सीधा ऐसे आना है। ये रास्ता जो डायरेक्ट करेगा वो कौन करेगा, इसको रास्ता कौन बताएगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, आफ्टर एंटरिंग साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब क्योंकि ये इतनी एंटर कर चुकी है तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था उसके टच में आ गई ये पोर। यहाँ पे देखिए ये पोर, यहाँ पे जो आसपास जो साइटोप्लाज्म था उसके टच में आ गई। इसके टच में आते ही क्या हो जाता है, इस पोर में इसमें छिद्र बन जाते हैं, पॉलन ट्यूब फटने लग जाती है। इसका फटने का तरीका क्या होता है, पहले बीच में से छेद होने लग जाते हैं, तो इसमें पोर्स, इन छेद को हम क्या कहते हैं, पोर कहते हैं, पोर्स बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आफ्टर एंटरिंग साइटोप्लाज्म सिनर्जिड्स, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स पोर्स फॉर्म इन पॉलन ट्यूब। पोर बनने लग जाते हैं कहाँ पर, पॉलन ट्यूब में, थ्रू विच मेल गैमेट्स आर रिलीज। अब ये जो खाली छेद हो गए ना, छिद्र जो बन गए, इनके थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पर जो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं ना, दो मेल गैमेट होते हैं, वो इसके थ्रू ही बाहर आते हैं। अब दोनों बाहर तो आ गए, अब इनमें से एक को तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये रही सिनर्जिड और ये पास में बीच में रहा एक सेल, तो एक तो इजीली यहाँ पर आ जाता है, पर जो दूसरा सेल है यानी जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट है उसको यहाँ बीच में तक आना पड़ता है, इतना रास्ता उसको तय करना पड़ता है। इतना लंबा रास्ता ये तय कैसे करता है, इस रास्ते को तय करने के लिए ये अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाता है। अमीबॉइड मूवमेंट आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अमीबा में ना इरेगुलर सेल होती है, ऐसे कुछ उभार टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, पोडिया का मतलब होता है पैर, सूडो मतलब नकली, तो नकली पैर जैसी स्ट्रक्चर बना के ये मूवमेंट करने लग जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो एक बार ये आगे की ओर आ जाएगा और पीछे फ्लैट हो जाएगा, फिर ये आगे सरक जाएगा तो फिर ये फ्लैट और पीछे ऐसे करके ये आगे मूव करती है, और ये जो हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचती है। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, वन मेल गैमेट इजीली रीचेस एग सेल, क्योंकि ये तो पास में होता है तो इजीली पहुंच जाता है। दूसरा क्या करता है देखिए, अदर परफॉर्म्स अमीबॉइड मूवमेंट, तो दूसरे मेल गैमेट को अमीबॉइड मूवमेंट दिखाना पड़ता है
ताकि वो सेंट्रल सेल तक पहुंच पाए। तो ये प्रोसेस मैं आपको दोबारा से डिक्टेट करूं तो ध्यान दीजिए। तो ये कहां से एंटर होती है? दोनों सिनर्जिड के बीच में से, और एक सिनर्जिड डीजनरेट यानी नष्ट होना शुरू हो जाती है पॉलन ग्रेन के आने से पहले। फिर अंदर आने के बाद ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये इसे रास्ता दिखाता है कि कहाँ जाना है सेल को। फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आते ही पॉलन ट्यूब के अंदर छिद्र यानी पोर्स बनने लग जाते हैं। इन छिद्र के बनते ही क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट जो होता है, मेल गैमेट जो न्यूक्लियस होता है वो इन छिद्र के थ्रू बाहर आ जाता है और एक सेल पास में ही होती है। तो एक मेल गैमेट तो इजीली यहाँ पे एंटर कर जाएगा और दूसरा मेल गैमेट अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाता हुआ सेंट्रल न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस डील करने वाले हैं जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो इवेंट है ना ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का की कैरेक्टर है, तो ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कहा अगली प्रोसेस होगी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों ही प्रोसेस एंजियोस्पर्म्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट यानी इनके बिना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स नहीं होंगे, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का की कैरेक्टर यानी ये कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है और कहीं नहीं। तो इस कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। जैसे कि नाम में ही दिख रहा है दो प्रोसेस है, एक तो है डबल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। तो जैसा कि हमने स्टडी किया था पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स निकल रहे थे, तो दोनों मेल गैमेट्स अलग अलग जगह जाएंगे। तो ये दोनों मेल गैमेट्स अलग अलग जगह जाके दो अलग अलग प्रोसेस करते हैं। एक मेल गैमेट करता है डबल फर्टिलाइजेशन और दूसरा मेल गैमेट करता है ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे होती है। एक मेल गैमेट जो एन टाइप का होता है, जड़ कोशिका होती है, फीमेल गैमेट के पास जो कौन होती है? एग सेल होती है, फीमेल गैमेट के पास जाता है और यहाँ पर क्या होता है? फ्यूजन की प्रोसेस होती है जिससे 2n सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसका दूसरा नाम है गैमेटिक फ्यूजन या इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। पर यहाँ पे जो हम अगली प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वहाँ पर फीमेल गैमेट नहीं होती, राइट? वहाँ पे 2n टाइप की सेल्स होती देखेंगे। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन है इसीलिए फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। जबकि हम एक पॉइंट पढ़ेंगे जो इसे ठीक ऑपोजिट होगा, तो ध्यान दीजिए। फिर से ये प्रोसेस बता रही हूँ। जैसे कि ये एग सेल है, यहाँ पर सेंटर में ये वाला है फीमेल गैमेट और यहाँ से समझो एंट्री ली है इस मेल गैमेट। क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियस धीरे धीरे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं यानी पास पास आते हैं और फिर सेंटर में आने के बाद इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर इनमें जेनेटिक मिक्सिंग हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके रिजल्ट में ये दोनों आ गए, इसके रिजल्ट में फिर यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस आ जाएगा। इसे हम कहेंगे जाइगोट, जो आगे जाकर एम्ब्रियो को यानी भ्रूण को यानी इसी से नया प्लांट बनेगा, ये बनाता है। तो इसे हम क्या क्या नाम से जानते हैं? सिंगैमी, गैमेट फ्यूजन, ट्रू फर्टिलाइजेशन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट होता है जो अमीबॉइड मूवमेंट करता है, ये रहा, ये जो सेकेंड मेल गैमेट है ये सेंट्रल सेल के पास जाता है। ये था अपना एम्ब्रियो सेल, यहाँ पर एक सेंट्रल सेल थी, एक तो यहाँ एक सेल को फ्यूज कर दिया, ये एंटीपोडल सेल है। एक ने तो यहाँ एक सेल को फ्यूज कर दिया, एक सेल को फ्यूज करने के बाद दूसरा यहाँ आता है सेंट्रल सेल के पास। एक बात और ध्यान रखने लायक है कि जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है तब धीरे धीरे ये एंटीपोडल सेल जो होती है ना ये डीजनरेट होने लग जाती है। इसके बाद अब ये यहाँ तक आएगा मेल गैमेट, यहाँ तक सेकेंड
सेकेंडली न्यूक्लियस या जो सेंट्रल सेल होती है जिसके पास 2 एन होते हैं, 2 एन, तो ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड हो गई, डाइप्लॉयड, 2 न्यूक्लियस है इसके पास तो, और इसके पास हमारे पास आधा मैटर है, ये हो गया हेप्लॉयड, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 + 2 कितने होते हैं, 1 + 2 कितने होते हैं, 3, राइट। तो अब यहाँ पर 3n टाइप की सेल बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइप्लॉयड। 3 के लिए प्रीफिक्स 3 लगता है ना, ट्राई, है ना, उपसर्ग 3 लगाते हैं ना, तो ये हो जाती है त्रिगुणित। अब ये जो सेल बनाती है त्रिगुणित, इसका क्या नाम होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म क्यों, क्योंकि अब ये ग्रो करके एंडोस्पर्म बनाएंगे, और इसका नाम क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट सेल बन रही है। और सेकंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट तो ये वाला था जो जाइगोट बना था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब ज्यादातर पौधों में क्या होता है, मेनली ट्रिपल फ्यूजन ऑकर्स बिफोर गैमेटिक फ्यूजन। ये जो ट्रिपल फ्यूजन वाली प्रोसेस होती है ना, वो गैमेटिक फ्यूजन से पहले होती है। ज्यादातर पौधों में ऐसा होता है कि यहाँ से एक सेल तो इजीली यहाँ तक आ जाती है, पर ये अमीबॉइड मूवमेंट करने वाली सेल यहाँ तक पहुंचकर फटाफट से फ्यूजन करवा लेती है, क्विक प्रोसेस होती है ये। इसीलिए मेनली क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन ऑकर्स बिफोर गैमेटिक फ्यूजन। अब एक अंकल फिर से आए, इससे पहले हमने एक अंकल देखे थे, कहाँ थे वो, स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने क्या किया था, याद करो क्या किया था, जिन्होंने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को सबसे पहले स्टडी किया, सिर्फ फर्टिलाइजेशन। अब एक अंकल और है जिनका नाम है नवास्टीन। कौन से ईयर में आए ये, 1898 में। इन्होंने फ्रिटिलेरिया और लिनियर नाम के पौधे पर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टडी किया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हुआ जिसको हम कहते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन, तो हो गया ना 1 and 2, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने स्टडी किया, नवास्टीन सर ने, राइट, नवास्टीन नाम के अंकल ने सबसे पहले इसे स्टडी किया। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये प्रोसेस सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है। अब मैं इसके बारे में इतना बोल रही हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों, इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है, तो आगे वो स्टडी करते हैं। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस क्या है, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जो जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाके एक नया प्लांट बनाएगा, इसीलिए सबसे पहले सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेल गैमेट जो होता है, जो 2n सेल के पास जाकर, ये जो 2n सेंट्रल सेल थी, फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड टाइप का न्यूक्लियस बनाता है, जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये हो गया इसका सेकंड सिग्निफिकेंस। थर्ड सिग्निफिकेंस क्या है कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसीलिए एंडोस्पर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तभी तो ये इतना अच्छा खासा ट्रिप्लॉइड होकर बैठा है। क्या करता है ये, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि बड़ा भाई छोटे भाई को हेल्प करता है, सेम वही। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, एंडोस्पर्म हाइब्रिड वाइकर देता है। ऐसा माना जाता है कि एंडोस्पर्म की वजह से हाइब्रिड वाइकर आता है। हाइब्रिड वाइकर को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसे कहते हैं संकर ओज। अब ये नाम नया आ गया, ये क्या है, ये बेसिकली ऐसी प्रोसेस है क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक मेल गैमेट से हुआ, और ये जो पार्ट है 2n सेल, ये है तो फीमेल सेल पार्ट, राइट। तो इसके वजह से हाइब्रिड लक्षण आ जाते हैं, यानी संकर कैरेक्टर आ जाते हैं, यानी दोनों में दोनों का आधा आधा कैरेक्टर, जिसमें फीमेल का कैरेक्टर ज्यादा आ गया, राइट। तो इस एक्टिविटी को, जिससे कि यहाँ पे वेरिएशन और एक हाई लेवल पर जाके इंड्यूस होने वाली है, इसे हम कहते हैं संकर ओज या हाइब्रिड वाइकर। ये हो गया इसका चौथा सिग्निफिकेंस। पांचवा सिग्निफिकेंस यहाँ पर चौथा सिग्निफिकेंस। पांचवा
वायबिलिटी ऑफ सीड्स। वायबिलिटी ऑफ सीड्स, वायबिलिटी का क्या मतलब होता है? वायबिलिटी को कहते हैं जीवनक्षम। जीवनक्षम यानी ये दोनों प्रोसेस होता है तभी जाकर जो बीज बनेगा, जो सीड बनेगा, वो इस केपेबल होगा कि उससे एक नया प्लांट ग्रो कर सके। यानी अगर कोई सीड का फॉर्मेशन इन दोनों प्रोसेस के बिना हो रहा है एंजियोस्पर्म में, तो वो सीड आगे जाकर नए प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये दोनों ही प्रोसेस का होना इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? एक सीड का जीवनक्षम होने के लिए, यानी उस सीड का वायबल होने के लिए। वायबल मतलब एक नए प्लांट को लाइफ देने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कितनी स्वीट और सिंपल सी प्रोसेस है, राइट। तो इसी के साथ हमारा फर्टिलाइजेशन वाला सब टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो एंडोस्पर्म बना, ये वाला एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एंडोस्पर्म में डेवलप होगा और ये एंडोस्पर्म क्या क्या बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक है एंडोस्पर्म। मैंने आपको कहा था इसमें हम एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और वो क्या हेल्प करता है, क्या काम करता है और कैसे बनता है, उसकी स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। तो एंडोस्पर्म हमें पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एंडोस्पर्म जैसे कि हमें पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है और इसका फॉर्मेशन इसी से होता है। और यहाँ पर कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड किसमें होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। पर ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, जिम्नोस्पर्म्स में भी एंडोस्पर्म पाया जाता है, पर क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए जिम्नोस्पर्म में ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, बट इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। क्यों है हैप्लॉइड? क्योंकि वहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन किसकी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है? जिम्नोस्पर्म की नहीं है, एंजियोस्पर्म्स की है, राइट। तो एंजियोस्पर्म्स में ये 3N यानी ट्रिप्लॉइड टाइप का होता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड टाइप का होता है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो एंडोस्पर्म है ये 3 टाइप्स का होता है। क्या टाइप्स है इसके? पहला है न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर और तीसरा है हेलोगेट। ये तीनों ही नाम है इसकी स्ट्रक्चर के। जहाँ पर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, यानी वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस विस्तृत हैं, वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जहाँ सेलुलर है वहाँ पे कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल फॉर्मेशन होता गया है, वहाँ पे सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म। देखिए हम स्टडी करते हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जैसे आप देख सकते हैं, पहला डायग्राम है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। यहाँ पे जो आपको ये ऊपर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं ऑस्टरिया, या हिंदी में इसे कहते हैं चुशकांग। और ये बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है हमारा एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है और इसके बाहर जो आप देखना बड़े बड़े ब्लैक डॉट्स, दीज आर न्यूक्लियस। ये बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे पेरीफेरी पर अरेंज है और ये बीच में बड़ा सा खाली स्पेस है, वो है वैक्यूल। ये खाली स्पेस नहीं है, इसके अंदर लिक्विड फूड मैटर भरा हुआ है, लिक्विड फूड मैटर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म सेंटर के अंदर प्रेजेंट सेल होती है, जैसा कि हमें पता है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर के अंदर एंडोस्पर्म होता है, राइट, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये सेल क्या करती है? न्यूक्लियर डिवीजन करती है, जिसके बाद इसमें से न्यूक्लियस क्या होता है? फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन। पहले एक डिवाइड हुआ, फिर सारे न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करने लगते हैं, फटाफट डिवीजन कैरी ऑन होता रहता है, एकदम नॉन स्टॉप वर्किंग मैकेनिज्म। फटाफट अपना काम करते रहेंगे, फटाफट डिवाइड होते रहेंगे, सेल वॉल नहीं बनेगी, क्योंकि सेल वॉल बनाने में और टाइम जनरेट होगा। यहाँ पे तो सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है यहाँ पे। तो देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस अरेंज एट पेरिफेरी। फिर न्यूक्लियस क्या होते हैं? धीरे धीरे सारी ओर, परिधि की ओर, सारे एजेस की ओर मूवमेंट करने लगते हैं और सारे एजेस पर फिक्स हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में बिग सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। सेंटर की ओर एक बड़ा सा वैक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाती है। और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो लिक्विड टाइप का होता है, क्योंकि अगर सेलुलर स्ट्रक्चर होती तो ये थोड़ी फ्लैशी स्ट्रक्चर में चेंज आती, पर यहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, राइट, इसीलिए है लिक्विड एंडोस्पर्म। ये
यही टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए अभी मैंने मेंशन भी किया है 56% एंजियोस्पर्म में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? नारियल पानी आप सबने पिया होगा, नारियल पानी ही इसका एग्जांपल है। जो कोकोनट वाटर होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, और लिक्विड एंडोस्पर्म किसका कैरेक्टर है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। नारियल पानी में क्या होता है? जो उसका वाटर होता है, जो पानी हम पीते हैं, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर होते हैं, राइट। तो ये था हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब इसका डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ये स्ट्रक्चर भी आपको साथ में बनाना है। दूसरा है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? सेंटर में एक सेल होती है, जैसे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के समय सेंटर में एक सेल होती है, राइट। वो टूटती है और दो टाइप की सेल बनाती है, एक छोटी और एक बड़ी। जो छोटी सेल होती है दो टाइप की सेल बनाती है, ठीक है। अब वो दोनों सेल क्या करती है? कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहती है। अब यहाँ पे भी तो न्यूक्लियर कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे वो सेल वॉल का भी फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ये सेलुलर स्ट्रक्चर में चुना है। तो आप बाहर की ओर देख सकते हैं, ये सेल्स अरेंज हो गए, और ये सेंटर की जो सेल्स हैं ये, इनमें क्या है? यहाँ पर ये वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, सेम इसकी तरह, पर इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेल है। यहाँ पर तो ये पूरी एक सेल थी और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे, पर यहाँ पर काफी सारी अलग अलग सेल जनरेट हो जाती है, और ये वैक्यूल्स भी बन जाते हैं, और ये सेंटर में न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं ये एक सेल, 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 ये साइड्स में, ऐसे करके काफी सारी सेलुलर अरेंजमेंट हो जाता है। अब ये सेलुलर अरेंजमेंट ऊपर की ओर क्या होता है? ये वाला पार्ट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये पार्ट इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखें यहाँ पे जो अपर पार्ट है डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर ही जो बॉर्डर पार्ट देखते हैं, इसे हॉस्टोरिया कहते हैं। हॉस्टोरिया में क्या होता है? हॉस्टोरिया क्या काम करता है? ये क्या करता है? इसके आसपास ऊपर की ओर वाली सेल रहती है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चुस्काम। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये चूसने का काम करता है। क्या चूसेगा? पोषण, जो न्यूट्रिशन होगा आजू बाजू वाली सेल के पास में, उनसे खींचकर ये एंडोस्पर्म को देता रहेगा, ताकि ये एम्ब्रियो की हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे चुस्काम इसीलिए प्रेजेंट होते हैं। जो लास्ट पार्ट है, इसका एग्जांपल है वर्बेस्टम। वर्बेस्टम प्लांट में ये टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। जो लास्ट थर्ड टाइप है, उसमें क्या होता है? वो इन दोनों टाइप्स का इंटरमीडिएट है, यानी ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था और सेलुलर एंडोस्पर्म था, इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है, यानी ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन काफी फ्रीली हो रहा है, और ना ही यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन अच्छे से हो रहा है। देखिए आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक वॉल फॉर्मेशन हो गया है, उसके बाद काफी सारे न्यूक्लियस ऐसे अरेंज हो गए। तो ये क्या होगा? इसका समवट बीच का हो गया ना, थोड़ा बहुत ऐसा भी है और थोड़ा बहुत ऐसा भी है, इसीलिए इसको इन दोनों का इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट, मध्य अवस्था। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया इंटरमीडिएट ऑफ बोथ द टाइप्स। तो यहाँ पे पहला डिवीजन जब होता है ना, तो दो टाइप की सेल बनती है, एक बड़ी और एक छोटी, जिसमें से जो छोटी सेल होती है वो ऊपर की ओर निभागीय हिस्सा या चेलेजा वाला पोर्शन होता है ना, वहां जाके फिक्स हो जाती है। और जो बड़ी सेल होती है ना, वो कंटिन्यूस न्यूक्लियस डिवाइड करती रहती है, और फिर उसके न्यूक्लियस ऐसे परिधि की ओर अरेंज हो जाते हैं। तो ये है हेलोबियल टाइप का। अब इसके नाम से इसका एग्जांपल है, हेलोबियल नाम का एक ऑर्डर है जिनमें ये टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। बाकी सारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, यानी अनावृत बीजी पौधे, उनमें भी इसी टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है आप लोगों के लिए, इस पॉइंट को देखते हैं। फर्स्ट डिवीजन इन सेंटर वॉल फॉर्मेशन रिजल्ट, यानी फर्स्ट डिवीजन होगा सेंटर में होगा, और उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी दो अलग अलग सेल बनेगी। उसके बाद क्या होगा? एक बिग और दूसरी स्मॉल सेल। फिर क्या है? स्मॉल सेल टुवर्ड्स चेलेजा, तो स्मॉल सेल टुवर्ड्स चेलेजा चली जाती है विदाउट फ्रीली डिवाइडिंग, यानी ये सेल अब फ्रीली डिवाइड नहीं करेगी, ये वहां जाके फिक्स हो जाएगी। सेल वॉल का फॉर्मेशन कर, सर्कल का फॉर्मेशन नहीं करती, सिर्फ सेलुलर स्टेज में रहती है विदाउट फ्रीली डिवाइडिंग। फिर जो नेक्स्ट है बिग सेल टुवर्ड्स द एग न्यूक्लियर डिवीजन। बिग सेल अंड द्वार के पास चली जाती है और वहां पे ये न्यूक्लियर डिवीजन करती रहती है। तो इस प्रकार से ये है हमारी एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर। अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, टाइप्स देख लिया कि ऐसे ऐसे काम करता है, ये ऐसे ऐसे है।
पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कभी खुद के पास जो होता है वो दे देता है, कभी हॉस्टोरिया की हेल्प से आजू बाजू वाले सेल से लेके प्रोवाइड कर देता है। तो इसके फंक्शन में यही दो टाइप्स। देखिए फंक्शन में क्या है, क्योंकि एंडोस्पर्म के अंदर CBH यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव मीडियम का काम करता है। और साथ ही में यहाँ पर हॉस्टोरिया भी प्रेजेंट होता है। हॉस्टोरिया यानी चुस्काम, जिसका फंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि आसपास वाले सेल से न्यूट्रिशन को चूस कर इसको प्रोवाइड कर देगा। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कुछ प्लांट्स में एंडोस्पर्म क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प आ जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो को पूरी चारों ओर से कवर करके रखता है, राइट। इसीलिए तो इसी के साथ हमारा एंडोस्पर्म का टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है और एम्ब्रियो से सीड कैसे